Hello children. In previous lecture we started the chapter number 2. The name of the chapter is Forest and Wildlife Resource. बाबू एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, ये जो आपका चैप्टर है ये CBSE का जो क्लास 10 के SST का पोर्शन आया है, न्यू पोर्शन, उसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं किया गया, यानी इस चैप्टर को हटा दिया गया है। क्लियर? लेकिन मैं इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा था, ये पिछले टर्म पे मैं बताना भूल गया। इस चैप्टर को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, केवल एक टॉपिक ये वैनिशिंग फॉरेस्ट और IUCN क्लासिफिकेशन, इन दो टॉपिक की वजह से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आगे जो चैप्टर्स आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, और उसके आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इनका इम्पोर्टेंस है। तो जब तक इनको आप समझेंगे नहीं, इनका बेस नहीं क्लियर होगा, तब तक आगे वाले चैप्टर्स निश्चित तौर पर समझ में नहीं आएंगे। इस चैप्टर को पढ़ाए जाने के पीछे बस वही रीज़न है। इसीलिए मैं बोला था आपको कि मैं 1-2 वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड में तो ये चैप्टर आने नहीं वाला है। जब आएगा नहीं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आगे उसका यूज़ किया गया है, बस इस वजह से मैं इस चैप्टर को थोड़ा टच कर दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट मैं आपको फ्लोरा फना को बताए बिना अगर वैनिशिंग फॉरेस्ट समझा देता या IUCN क्लासिफिकेशन समझा देता तो आपको समझ में नहीं आता। बस इसी कारण से मुझे ये टॉपिक पढ़ाना पड़ा। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है यानी वाटर रिसोर्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो भी चैप्टर नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसका जो मैपिंग है, मैप है जो उसका मैपिंग की जाएगी वो है आपके सिलेबस में। यानी वाटर रिसोर्स को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन केवल मैप वर्क हम लोग उस पर करेंगे। बाकी चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ना ही नहीं है, इसको मत पढ़िए, लेकिन जो टॉपिक का वीडियो मैं आज बताऊंगा आपको, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के चैप्टर में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक प्रकार का सर्वे है। क्लियर? बाकी फ्लोरा फना देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके लिए सिलेबस नहीं होता कि फ्लोरा क्या है, फना क्या है, ये कोई भी पूछ सकता है, सिंपली पूछ लेगा एग्जाम में ही। तो आप ये नहीं कह सकते सर ये आप तो सिलेबस में था ही नहीं, क्योंकि फ्लोरा फना और सारे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं इन दो वर्ड्स को। अब आपकी ये अलग बात है कि इस चैप्टर में ही आपको डिफाइन किया गया है, तो वो कोई मीनिंग नहीं रखता, इसलिए आप इन दोनों की डिफिनेशन को पढ़ ही लीजिए तो बेहतर है, और फैक्चुअल है ही सब कुछ, अलग तो है ही नहीं। क्लियर? तो आज मैं आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दूंगा, आप परेशान मत होइए, और आपके नेक्स्ट टर्म पे मैं चैप्टर नंबर 4 यानी एग्रीकल्चर ही स्टार्ट करूंगा, या हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 देखा जाएगा, जो आप लोग कहेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो आज खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा बहुत 2-3 टॉपिक था जो आगे यूज होने वाला है, उसको आज पढ़ लेते हैं और चैप्टर फिनिश करते हैं। वैनिशिंग फॉरेस्ट, वैनिश मींस क्या होता है? साफ हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो आपको पता होना चाहिए जो सर्वे है, जो फॉरेस्ट सर्वे आता है, इंडियन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट है इंडिया में वो 24.01% है। क्लियर? इसमें लगभग 78.92 मिलियंस है, यानी जो आपका टोटल लैंड है उस पर इतना लैंड आपके फॉरेस्ट से कवर है। जिसमें डेंस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो डेंस फॉरेस्ट समझते हैं, डेंस मींस क्या होता है? सघन, जिसको आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा सघन जंगल, तो वो कितने हैं? 12.24। ओपन यानी गिने चुने, यानी ओपन मीन्स क्या? गैपिंग पे वो कितने हैं? 8.99। और मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो क्या है? 0.14%। मैंग्रोव क्या होता है? वो जिसके आधे जड़ें वगैरह पानी में रहती हैं, समुद्री जो होते हैं ना, जो नदियों वगैरह, पेड़ों और नदियों वदियों में, तालाबों लोगों में निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे लंग्स कहते हैं। जैसे लाइफ के लिए लंग का इंपॉर्टेंट है, वैसे इस अर्थ के लिए मैंग्रोव्स का इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कस करूँगा जब एग्रीकल्चर में पढ़ाऊँगा उस टाइम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है लगभग 10,098 स्क्वायर किलोमीटर, 10,098 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ये इंक्रीमेंट है ना, ये इंक्रीमेंट प्लांटेशन का है, ना कि फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट क्या होता है? जो नेचर जिससे उत्पन्न करे, यानी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? जो हम लगाते हैं, जैसे आम का हम लोग पेड़ लगा दिए या फिर अमरूद का हम लोग पेड़ लगा दिए, तो ये प्लांटेशन है, ये फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट क्या होता है? जो नेचर प्रोड्यूस करता है। क्लियर? यानी फॉरेस्ट जरूर बढ़ा है, लेकिन ये फॉरेस्ट बाबू प्लांटेशन के रूप में बढ़ा है, ना कि नेचुरल फॉरेस्ट के रूप में बढ़ा है। तो ये आप इंक्रीमेंट देख रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो सर आप वैनिशिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं और इंक्रीमेंट आप दिखा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट बाबू प्लांटेशन के हुआ है, ना कि फॉरेस्ट का। यानी नेचर ने अब खुद से
उस तरह के फॉरेस्ट यानी ट्रीज़ को पैदा करना उस प्रकार नहीं कर पा रहा है जैसा पहले करता था, और इसका कारण है केवल और केवल ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन ने अपने कार्यों के द्वारा नेचर को इतना ख़राब कर दिया है कि नेचर अब अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ ये तो टॉपिक हो गया, थोड़ा बहुत जाना था एग्रीकल्चर में, इसे और डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है आयुशियन क्लासिफिकेशन। जो स्पीसीज़ है चाहे वो फ्लोरा की हो या फना की हो, उसे आयुसीएन ने किस प्रकार अलग अलग कर दिया, किस प्रकार उसके अलग अलग कैटेगरी बना दिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो स्पीसीज़ हैं चाहे वो पौधे की हो या फिर एनिमल्स की हो, आयुसीएन ने उसको छः कैटेगरी में डिवाइड किया है, 6 कैटेगराइज किया है। उसमें पहली जो स्पीसीज़ है वो नॉर्मल है। नॉर्मल स्पीसीज़ पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल, इनका पॉपुलेशन नॉर्मल रहता है, इन्हें ख़त्म होने में या डेंजर जोन में इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट होता है ये जानवर अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। जैसे आपका पेड़ी कुछ हो गए, जैसे साल हो गया, पाइन हो गया, आपके एनिमल्स में डॉग हो गया, ये सब कभी ख़त्म होंगे तो कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि ये ख़त्म होंगे। क्यों? क्योंकि डॉग्स हुआ या पाइन ट्रीज़ हुए या साल ट्री हुआ, ये अपने आप को हर एक इन्वायरमेंट में खुद को ढाल सकते हैं, मतलब इनकी लाइफ नॉर्मल है, इन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ऐसे स्पीसीज़ नॉर्मल स्पीसीज़ कैटेगरी में आते हैं। किसने इसे डिवाइड किया है? आयुसीएन, इंटरनेशनल की जो संस्था है उसी का ये पार्ट है। क्लियर? यूएन का एक पार्ट है। सेकेंड जो कैटेगराइज किया उसे किया इंडेंजर्ड स्पीस, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जैसे जैसे इनका फैलाव हो रहा है वैसे वैसे इनकी पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती जा रही है, और एक समय जब आएगा तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होंगी। यानी जैसे जैसे एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे जैसे ये अन्य चीज़ों में जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे या जा रहे हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये उस इन्वायरमेंट में खुद को बदल नहीं पा रहे हैं और ये इंडेंजरस स्पीसीज़ में आ जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक बहुत इंपॉर्टेंट है, लायन टेल्ड मैस्क्यू। क्लियर? ये एक बंदर टाइप का होता था, पहले जानते ही होंगे। इसके जो ऊपर का कवर मैंने बोला था कि नेट पे आप इन सब पिक्चर्स को देख लेना एक बार इन सब के, तो इनके जो गर्दन है वो बिल्कुल लायंस की तरह होते हैं। तो ये सब बाबू इन डेंजरस जोन में है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे आपके अर्थ से। तीसरा जो कैटेगराइज किया गया है ये किया गया है वल्नरेबल स्पीसीज़, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्रॉम वेयर दे आर लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजरस कैटेगरी, और जल्द ही ये इंडेंजरस जोन में चले जाएंगे और वहाँ से पूरी तरह ये विलुप्त हो जाएंगे। क्लियर? इनकी पॉपुलेशन घट रही है क्योंकि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये उस रूप में अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ द थ्रेट कंटिन्यूस टू ऑपरेट, और ऐसे ही अगर इनका पॉपुलेशन कम होता गया तो वो समय दूर नहीं जब ये इंडेंजरस जोन में आएंगे और इंडेंजरस से सीधे ये खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्लू शीप, आपका एशियाटिक एलिफेंट, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं चाहे वो फ्लोरा के हो या फना के हो, उनका आप नेट पे एक बार सर्च करके ज़रूर उनके फ़ोटो को आप देख लीजिएगा। फोर्थ जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कैसी है? रेयर स्पीसीज। क्लियर? ये बहुत रेयर मीन्स क्या? बहुत कम पॉपुलेशन है, बड़े रेयर केस में ये देखे जाते हैं। ज़रूरी है इनको बचा के रखना, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इनका कम है और ऊपर से अगर ये थोड़ा हम इनका बचाव नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये स्पीसीज़ मतलब इंडेंजरस जोन में आके ख़त्म हो जाएगी। पॉपुलेशन कम होने की वजह से जितनी भी पॉपुलेशन है हमें सहूलियत देना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार बचाना चाहिए। ये जिस इन्वायरमेंट में रहना चाहे वैसा इन्वायरमेंट हमें बनाना चाहिए, जो खाना चाहते हैं वो दिया जाना चाहिए, यानी इन स्मॉल पॉपुलेशन को बचाना चाहिए। ऐसे कैटेगराइज फ्लोरा और फना को हम लोग ने रेयर स्पीसीज में रखा है। क्लियर? मतलब कहने का क्या है, जैसे वल्नरेबल है तो क्या हुआ, कोई जानवर है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दिख रहा हूँ, उसका पॉपुलेशन दिनों दिन घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे इंडेंजरस कैटेगरी में रखेंगे। अब इंडेंजरस में उनकी अलग प्रकार से देखभाल होती है, वहाँ उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। वैसे है जो इनकी पॉपुलेशन कम है उसे हम लोग कहाँ रखे हैं, रेयर में, तो उसको बड़े अच्छे से उसका देखभाल करते हैं कि ख़त्म ना हो। पांचवी जो कैटेगरी है ये कैटेगरी है इंडेमिक स्पीसीज, फाइंड ए सम पार्टिकुलर एरिया। इनका क्या होता है, ये किसी पार्टिकुलर खास एरिया में ही होते हैं, ये दूसरे एरिया में खुद को ढाल नहीं पाते। सिंपल मैं कहूँ तो दूसरे एरिया में इन्हें उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो इनके सर्वाइव होने के लिए चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो इनकी मजबूरी है वहाँ पे रहना, नहीं, इनकी मजबूरी नहीं है वहाँ पे रहना, बल्कि इनको नेचुरल
और ज्योग्राफिकल बैरियर इन पे लगाए गए हैं भैया कि आप यहीं बस सर्वाइव ही कर पाइएगा। आप किसी दूसरे एरिया में जाइएगा तो आप सर्वाइव ही वहाँ नहीं कर पाइएगा। ये नेचर ने भी ये बाउंडेशन लगाया है और गवर्नमेंट ने भी ज्योग्राफिकल बैरियर भी लगा दिया है कि आप वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, आपकी कैटेगरी ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे स्पीसीज़ को हमने एंडेमिक में रखा है कि भैया इनको खास एरिया हम लोग दे देंगे, जिस खास एरिया में ये खुद सर्वाइव करवा पाएँ, वहाँ रह पाएँ। इसके लिए चाहे हमें बैरियर ही क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि नेचर ने ही इनके लिए वो बैरियर लगा के रखा है। क्लियर? उसे हमने किस में रखा है? एंडेमिक जोन में। बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान का आपका ये टील बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीते जैसा स्ट्रक्चर होता है इस टील का, तो अंडमान में क्या किया गया है, इसे बैरियर लगा के अंडमान में ही रखा गया है। बाहर दूसरे वातावरण में जाएगा तो शायद अपने आप को ढाल ना पाए, इसलिए क्या किया गया, इसे ज्योग्राफिकल बैरियर इसको लगा दिया गया है कि आप यहीं रहिए, यहीं आप सुरक्षित हैं। ठीक है। जो लास्ट पार्ट किया गया है IUCN ने, जो स्पीसीज की लास्ट कैटेगरी की है, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स को जिसको उसने छठी कैटेगरी यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज में रखी है। वो किस तरह के जानवर होते हैं? नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज, ऐसे जानवर जिन्हें बहुत खोजने के बावजूद नहीं प्राप्त कर पाए, यानी वो खत्म हो चुके हैं। वेयर अर्लियर दे यूज टू आकर, जो अभी जल्द ही खत्म हो चुके हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। अगर IUCN किसी एनिमल्स को इस एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वाले कैटेगरी में रख दे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो स्पीसीज़ है, यानी ये जानवर जो अब पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं और दोबारा इनके मिलने की शायद ही संभावना हो, ऐसे स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट में रखे जाते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एशियाटिक चीता। क्लियर? जो जल्द ही एक्सटिंक्ट की श्रेणी में आ गया, यानी अब ये खत्म हो गया है पूरी तरह से। अब इसके मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर बाई चांस ये मिल गया तो इस जानवर को हम लोग एक्सटिंक्ट की श्रेणी से उठाएंगे और डायरेक्ट रेयर में डाल देंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी। फिर रेयर एनिमल्स की जिस तरह देखभाल की जाती है, वैसे उस जानवर की देखभाल की जाएगी। तो IUCN ने अपने स्पीसीज, चाहे वो फ्लोरा का हो चाहे फना को हो, उसको 6 श्रेणियों में, 6 कैटेगरी में रखा है। यही 6 कैटेगरियां हैं: नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजरस स्पीसीज, आपका वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट। यानी 6 जो पृथ्वी पूरे अर्थ पे जो आपके ये जानवर हैं, स्पीसीज़ हैं, 8% टोटल स्पीसीज़ इन द वर्ल्ड, या 8% जो स्पीसीज़ है, इनको 6 कैटेगरी में रखा गया और 6 कैटेगरियाँ कुछ इस प्रकार हैं। क्लियर? तो आपके इसी लेक्चर के साथ आपके वीडियो भी समाप्त करता हूं और आपका चैप्टर नंबर 2 जो ज्योग्राफी का था, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन आपके PT एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर PT में मैं दूंगा ही दूंगा। देने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में इन वर्डिंग का यूज़ किया गया है। अगर अभी आप समझ लेंगे तो एग्रीकल्चर हुआ या रिसोर्सेज टॉपिक हुए, उसमें मुझे इतना समझाना आपको नहीं पड़ेगा। सिंपल IUCN का पूछ लूँगा कितने स्पीसीज़ को कितने कैटेगरियों में वो डिवाइड किया है, तो आपको आंसर देना होगा 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी आपको डिफाइन करना होगा। क्लियर? सिंपल। व्हाट इज इंडेंजर्ड स्पीच पूछ सकता है, इसके लिए आपको सिलेबस में होने या नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल पूछ लेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। और ये जो आपका ये है सर्वे है, ये रिपोर्ट वो फॉरेस्ट सर्वे है, तो आपके CBSE की जो बुक है उसमें दिया गया है, साइड में कॉलम में दिया गया है। देखिए उसमें और शार्ट में दिया है, मैंने तो काफ़ी डिटेल में इसको दे दिया। एक एक वर्ड दिया है, नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसको डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं डिफ़ाइन करके सारे वर्ड्स दे रहा हूँ, आपको डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ। आप इसका नोट ज़रूर बनाइएगा। बोर्ड में नहीं आने का मतलब ये नहीं कि आप इसका नोट मत बनाइए, इसका नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आगे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और डिफिनीशन आ भी सकता है, तो कोई आप कहने तो जाएंगे नहीं भैया कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं था। क्लियर? तो आप इस डिफिनीशन ज़रूर लिख लीजिए, इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पूछे जाते रहे हैं अब तक एग्ज़ाम में। रही बात नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ आपका, अगर आप कहेंगे तो आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। आप कहेंगे तो आपका पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पॉलिटी को भी मुझे चैप्टर 2 तक ले जाना है। तो सभी सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। बचा आपका इकोनॉमिक्स, तो वो डिस्कस करूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी ही स्टार्ट करते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 आपके
देख लेते हैं, उसका भी चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जैसे होगा फिर आगे ले चलूँगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। क्लियर? बाकी आपके पास मैं होमवर्क सेंड किया था पिछले भी टर्म पे, सिलेबस में हो या ना हो लेकिन आप होमवर्क ज़रूर कीजिए। बाकी आज भी मैं आपको होमवर्क सेंड करूँगा, आप इस होमवर्क को ज़रूर करके भेजिए मेरे पास, अपने एडवाइज़री के पास, मैं उसको चेक करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे का टॉपिक ले चलूँगा। ओके, थैंक यू।